गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? है ना? तो चलिए, अब ये सीरीज चलते रह रहा है और आज आपका थर्ड सीरीज का जो कि आखिरी दिन है। कल आपका फिर से फोर्थ सीरीज शुरू होगा, है ना? तो ये थर्ड सीरीज का आखिरी दिन है और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका CSIR 22 में जो क्वेश्चन है ना। तो मैंने फिर से वही कह रहा हूँ कि आपको अगर पूरा क्वेश्चन का एक साथ सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन, तो आप ऐप में जाइए और ऐप में जा करके आप उसका वीडियो सॉल्यूशन ले लीजिए, है ना? तो खैर, हम ये PYQ सॉल्व करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 4 डिफरेंट ऑप्शंस में क्या होता है और हम इसको और इजी बनाने का कोशिश करते हैं डे टू डे। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसको और इजी वे में किया जा सकता है, तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, हम इसको और इजी वे में लेके जाएंगे, है ना? तो जो भी आपका इसका आंसर है वो मैं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से ही ढूंढता हूँ। ये नहीं कि हम उसको वेबसाइट से कहीं से भी उठा करके आपके पास रखता हूँ। अगर वेबसाइट से भी उठाता हूँ तो जो रेपुटेड जर्नल पब्लिकेशंस है, ACS हो गया, स्प्रिंजर हो गया, उसी से लेता हूँ मैं। ठीक है? तो आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। इवन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जा करके किसी रेफरेंस बुक में या फिर ऑनलाइन में। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है हमारे सॉल्यूशन में, तो आप हमको वापस से यहाँ बता सकते हैं, है ना? तो आज के वीडियो में CSR का एक ऐसा क्वेश्चन मैं लूंगा जहां पर एक क्वेश्चन का दो आंसर है ना? लेकिन उसने एक को दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक ही आंसर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने, हो सकता है कि किसी बुक में दे दिया है कि वो भी आंसर होगा, इसलिए उसने उसको भी फीड किया है उसमें, है ना? तो वापस लेट नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसको और देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए। ये है द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ डायग्राम ऑफ HO माइनस, है ना? हाइड्रोक्सिल जो है रेडिकल के बारे में ये पूछ रहा है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल के लिए आपका एमओ डायग्राम कौन सा फिट बैठता है ना? HO रेडिकल, है ना? तो इसको हम लिख लेते हैं HO रेडिकल। ठीक है? तो इसके लिए जो है हाइड्रोक्सी रेडिकल के लिए और एक और चीज आप देख लीजिए यहाँ पर, कंसीडर द OH बॉन्ड टू बी अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? कंसीडर द OH बॉन्ड टू बी अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब वो कह रहा है कि इंटर न्यूक्लियर जो एक्सिस है हमारा, वो हमारा एक्स एक्सिस है। इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना? इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना? अब हम लोग सबसे पहले तो इसका एमो डायग्राम बना लेते हैं, फिर वापस से ऑप्शन में आएंगे। करेक्ट? सॉरी, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम के कारण हमको रुकना पड़ा था। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो इसका बहुत कुछ मतलब होता है ना। तो हम लोग हाइड्रोक्सी रेडिकल की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं पहले, है ना, ये कहाँ जाकर के रुकेगा। तो हम लोग जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड में हमेशा, है ना? ये हमारा 1s1 हो गया और यहाँ पर हम रखेंगे इसको ऑक्सीजन के 2p को, है ना? और ऑक्सीजन का 2s कहीं यहाँ पे रहेगा जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना? तो यहाँ पर जो ये बनाएगा, ये 2s में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पड़ा हुआ रहेगा। करेक्ट? अब जो बचा यहाँ पर आपका, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें? कितने? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना? क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के केस में। तो आप देखेंगे 1 2 3, है ना, 4। ठीक है? लेकिन यहाँ पर लिख देता हूं मैं O रेडिकल, एक और इलेक्ट्रॉन उसमें एडअप हुआ है ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन एडअप हुआ है, तो ये करेक्ट। तो समझ में आ गया ये। अब इसमें जो है, अब आपका क्या होगा? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हम बना लेते हैं। ये हो गया, फिर ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ जो होगा आपका, जो ये सिग्मा, जो सिग्मा मतलब कि क्या कहते हैं, H और O, जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो सिग्मा है, ये कौन सा है? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2, है ना? S है, सिग्मा S P, कौन सा? Z की क्या? यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया हुआ है आपका, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका एक्स है कि वाई है कि जेड है, तो हमेशा जेड को लेकर के चलिएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी जेड, है ना, सिग्मा पी जेड। इस केस में मेंशन है कि एक्स एक्सिस हमारा क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स, SPX। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये सब क्या है? नॉन बॉन्डिंग। ठीक है? ये भी नॉन बॉन्डिंग, ये सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसे लोन पेयर पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है? अब देखिए क्या है, नॉन बॉन्डिंग में तो ये और ये आ जाएगा आपका,
कौन सा है ये कौन सा हो जाएगा आपका पी वाई, और ये कौन सा हो जाएगा पी जेड, है ना। और एक्स तो यहाँ आ गया। उसी तरह से ये सिग्मा स्टार एस पी एक्स, है ना। ये हो गया आपका बॉन्डिंग, ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग, है ना। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और इसका जो एक्स में है वो इलेक्ट्रॉन आकर के एक बॉन्ड तैयार किया। तो अगर इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा यहाँ पर, ये टू, ये नॉन बॉन्डिंग को नहीं लेता है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग में तो टू ही पार्टिसिपेट किया है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो डिवाइडेड बाई टू। तो कितना हो गया यहाँ पे, टू से टू बटे टू, वन, है ना। तो देखिए वन बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है वो सिग्मा है, लेकिन सिग्मा एस पी एक्स। अब ये शायद वो क्वेश्चन में इंक्लूड किया होगा, है ना। अभी हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वो पूछ रहा है। तो जो है हम बता देते हैं। यहाँ पर आपका जो है अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं, होमो क्या है, लूमो क्या है, ये आपका लूमो होगा, है ना। ये आपका होमो होगा, ठीक है। तो हमने जितना, ये नॉन बॉन्डिंग में आएगा 2s, और यहाँ पर पी वाई पी जेड नॉन बॉन्डिंग में आएगा, सिग्मा एस पी एक्स बॉन्डिंग में आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर वन, द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो दिया हुआ है, इज ए नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड विथ 2p z एंड 2p y एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, ऑफ ओ एटम, ठीक है। तो हमारा होमो दिया हुआ है 2p z एंड 2p y। तो देखिए ये pz py नॉन बॉन्डिंग हमारा होमो है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही है। चलिए ऑप्शन बी में देखते हैं क्या है। द होमो is a sigma bonded MO that is predominantly formed by the overlap of हाइड्रोजन का 1s एंड ऑक्सीजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। 1s हाइड्रोजन का और 2s के बीच में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है कि ये और ये तो ओवरलैप कर ही नहीं सकता, है ना। तो ऑप्शन बी तो आपका गलत हो गया, और होमो कह रहा है कि ये वाला है। तो ये आपका होमो कैसे हो सकता है, इसके ऊपर वाले में भी होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ऐसा जो है मैक्सिमम जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इससे ऊपर में तो ये है जहां मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो होमो तो हमारा नॉन बॉन्डिंग हो गया, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है 1s और 2s के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा है वो आपका उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो थोड़ा नीचे रहेगा, किधर, न्यूक्लियस के पास, है ना, थोड़ा ज्यादा वहां रहता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो बॉन्डिंग वाला है ना, वो इसके नजदीक में होता है ना। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके नजदीक में होता है। इसके लिए अगर हम आपसे बात करेंगे, इसी मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, एच ओ रेडिकल, है ना। अगर हम इसमें बात करेंगे कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान से समझिएगा ना, बहुत जगह काम आएगा। इस बॉन्ड में एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। अगर मैं पूछूं इस पार्टिकुलर टाइम में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव फील करेगा। क्यों फील करेगा, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन है ये किधर रहेगा, इस तरह से रहेगा, दोनों ऑक्सीजन के पास रहता है ना। हम लोग कहते हैं ना कि ये इस तरह से, है ना, पोलैरिटी शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डेल्टा नेगेटिव और इसको डेल्टा पॉजिटिव कहते हैं। तो ये जो उधर शिफ्ट हुआ, मतलब ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर है, ऑक्सीजन की तरफ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग पेयर अब इसके और इसके पास नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये कहां पर है, दोनों ऑक्सीजन के साइड में है ना। इसका मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस साइड जा रहा है ना। तो यहां पर भी हम लोग आते हैं, यहां पर भी देखिए, अगर यहां से इसकी दूरी देखेंगे इस बॉन्डिंग का, ये हुआ क्या, और यहां से इसकी दूरी देखेंगे बॉन्डिंग का, तो ये हो गया, कौन सा ज्यादा है, ये कम है ना। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसी की तरफ ये बॉन्ड, ये यही है ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन सा, ये वाला है। ये ऑक्सीजन से नजदीक में है लेकिन हाइड्रोजन से दूर में है ना। ऑक्सीजन से नजदीक में है लेकिन हाइड्रोजन से दूर में है। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, करेक्ट। तो समझ में आ गया आपको ये बात। जो भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ एमओ कर दे रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको नीचे लिखते हैं। इलेक्ट्रो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही बॉन्डिंग के नजदीक में होगा, है ना। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो एंटी बॉन्डिंग के नजदीक में होगा, ठीक है। यानी कि वो जल्दी टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन ए ऑप्शन बी देखे हमने। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द सिग्मा बॉन्डिंग एमओ इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड ऑक्सीजन का 2pz, है ना। जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो आपका ऑक्सीजन का 2pz नहीं है, मैंने कहा था। वो इसीलिए ये मेंशन कर दिया है एक्स एक्सिस, ताकि बच्चे बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz है ना,
तो वो कहेंगे कि सिग्मा 2pz के साथ ही बॉन्ड बन रहा है, तो इसके अनुसार से ऑप्शन सी वो करेक्ट कर देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने यहाँ पर ट्रिक खेल दिया है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसने चेंज कर दिया है ना, एक्स एक्सिस को कर दिया है करेक्ट। तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन सी है ये भी हमारा गलत हो गया। ऑक्सीजन का 2pz सिग्मा में इन्वॉल्व नहीं है, 2pz किस में है, नॉन बॉन्डिंग में है इन्वॉल्व, है ना। यहाँ पर 2px जो है वो इन्वॉल्व है, करेक्ट। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में आते हैं, द सिग्मा बॉन्डिंग एमओ इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ हाइड्रोजन 1s एंड ऑक्सीजन का 2px एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 2px के साथ बना रहा है और इसका 1s के साथ बना रहा है ना, ये 2px और इसका 1 के साथ बना रहा है, 1s के साथ बना रहा है, और फिर ये आपका एक बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा ए और डी सही हो रहा है, तो ए एंड सी ओनली नहीं होगा, ए एंड डी ओनली, हाँ ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है जहां पर ए एंड डी ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तब तक हम बोर्ड मिटा लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। ध्यान दीजिएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में क्या कहता है ना, वो बहुत जरूरी होता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे आपका क्वेश्चन गलत होगा, आते हुए भी, एमओ डायग्राम बनाते हुए भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, है ना, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, है ना। तीन एंजाइम दिया हुआ है और तीनों में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व होते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है ये, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, है ना। सबसे पहले साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को देख लेते हैं। सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या होता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो मतलब कि आखिरी ये में जाता है, टर्मिनल एंजाइम है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जो टर्मिनल एंजाइम है वहां पर जो आपका जो ऑक्सीजन है उसको लेकर के वो क्लीव करके वाटर में कन्वर्ट करता है ना, उसके लिए उसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उसी का ये है, हम O2 लेंगे और साथ में 4H प्लस लेंगे, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी लेंगे, तब जाकर के ये क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, है ना। रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये एंजाइम जो है आपका कॉपर एंड आयरन बेस्ड एंजाइम है, दो कॉपर और दो आयरन का सिस्टम रहता है। कैसे रहता है, ये आप देख लीजिए, क्या कहते हैं, जैसे ये आपका कॉपर है ना, और ये कॉपर, दो कॉपर है और ये आयरन है और ये आयरन है। क्या होगा, एक कॉपर और एक आयरन मिक्स होकर के क्या देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है और ये मिल करके जो है O2 को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो एक कॉपर एक आयरन मिलकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है, एक कॉपर और एक आयरन मिलकर के O2 को रिड्यूस करता है ना। तो ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का काम है कि 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O में बदलता है, जो भी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना। और उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो है टर्मिनल एंजाइम का काम है ये, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख लीजिए। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बाद कार्बोनिक, क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या काम है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका काम क्या होता है, जो CO2 आपका है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके और जो है ये आपका क्या करता है, इसके रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है ना, H2CO3 बना लेता है। इस ये एंजाइम ऐसे है, जिंक इसका सेंटर रहता है, ये OH2 के साथ कनेक्टेड रहता है और हिस्टिडीन रहता है, हिस्टिडीन रहता है और हिस्टिडीन रहता है, ठीक है। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, मतलब ये ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। आपका दिया था फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, है ना। तो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है हमारा लाइट रिएक्शन है, जो कि फोटो सिस्टम 1 है। तो उसको देखते हैं फोटो सिस्टम 1 का। तो फोटो सिस्टम 1 में ये इन्वॉल्व होता है ना। क्या होता है हमारे पास, दो मॉलिक्यूल NAD
P प्लस रहता है और 2 प्रोटॉन रहता है। इसको न्यूट्रल करने के लिए हमको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 यहाँ चाहिए, और फाइनली ये क्या बन जाता है 2 NADP, है ना। वो न्यूट्रल हो गया तो 2 NADP बन गया। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ये लाइट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ गया, ये इसके लिए 0 इलेक्ट्रॉन आया था, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो आपका जो अगर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो 404 ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 404 जो ऑप्शन होगा 404, ऑप्शन आईडी 602, है ना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक हम बोर्ड मिटा लेते हैं, आप देख लीजिए, है ना। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, आजकल ट्रिकी क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। इसमें है हाइड्रोलिसिस ऑफ ए पर्पल आइसोमर, कलर से कोई मतलब नहीं है हमको, आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना। दिया है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और टरिन दिया हुआ है ना। तो ये क्या होता है आपका ट्रिस 2 एमिनो इथाइल एमीन, है ना, ठीक है। और NH3 देखिए CSIR को ऐसा नहीं करना चाहिए था, NH3 में हाइड्रोजन को ऊपर में करना नहीं चाहिए था, ये उसी क्वेश्चन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। NH3 हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन में जो 3 लिखा हुआ है वो नीचे होना चाहिए, Cl और 2 प्लस, है ना, मतलब ये एक ऑक्टाहाइड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अंडर बेसिक कंडीशन, ठीक है, बेसिक कंडीशन में इन्होंने किया है रिजल्ट इन 2 प्रोडक्ट्स। जब भी 2 प्रोडक्ट्स, एक हम ट्रिक आपको बताएंगे, 2 प्रोडक्ट्स में अगर टूटता है वो, तो इंटरमीडिएट आपका जो है, हम आ जाते हैं पहले वहां देखेंगे जैसे होगा, द जियोमेट्री ऑफ द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, है ना। इंटरमीडिएट के बारे में ही पूछ रहे हैं ना, कि जियोमेट्री क्या होगा। तो मॉलिक्यूल क्या है आपका, हम इस फॉर्म में लिखेंगे कोबाल्ट, है ना। हम पूरा नहीं लिखेंगे, आपको पता है कैसे करके, ये CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, कितना 3, है ना, ट्रिस था ना। तो 1 2 3, 3 ऐसा CH2 मिल गया हमको, ये बन गया। एक हमारा क्लोरीन था, एक हमारा NH3 था, ये मॉलिक्यूल था हमारा, ठीक है। अब इसका, और ये तो 2 प्लस है, इसको ये कर लीजिए। इसका रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस कराया, लेकिन बेसिक कंडीशन में है ना। तो बेसिक कंडीशन जब भी रहेगा तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें आपका 2 हाइड्रोजन, है ना। तो ये जो एक हाइड्रोजन है क्या करेगा, ये बेस हमेशा जो लिविंग ग्रुप रहता है उसके ऑपोजिट वाला इसको ये खींच लेता है, खींचेगा। ये लिविंग ग्रुप है हमारा, अगर इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है ना, हेलोजन, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये क्या बना लेगा हमारा CO, ठीक है। ये 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 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है, और ये NH3, तो ये माइनस हो गया। और हमें पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ रहता है, जो कि जो लिविंग ग्रुप, जहां से अब हम लिविंग ग्रुप इसको निकाल देते हैं, क्लोरीन निकल गया, तो इसको SN1 मैकेनिज्म हम लोग कहेंगे। तो जैसे ही निकल गया तो ये क्या बन गया यहाँ पर कोबाल्ट, ठीक है, N N N N, ये ये, ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर मिसिंग है ना, ये NH3 कर देता हूं मैं। तो अब क्या होगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना होगा, इसको ये जो है यहाँ से और यहाँ से स्टेबलाइज कर सकता है। एक तो ये तरीका हुआ, मतलब स्टेबलाइज करेगा तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना। किस फॉर्म में रहेगा, अगर स्टेबलाइज करने के लिए कोई पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये इस फॉर्म में रहेगा हमेशा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे, मतलब N N N और N, है ना, ये ये और फिर यहाँ पे NH3। तो ये कैसे दिख रहा है देखिए, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, ऐसे 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 बाई पिरामिडल। तो ये इंटरमीडिएट तो आपका TBP ये आ गया, है ना। आंसर आपका यही सही है, लेकिन किसी किसी बुक में दिया है कि ये स्क्वायर प्लेनार भी रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और अटैक नहीं कर सकता इस साइड से, जब जगह नहीं है तो कहाँ से अटैक करेगा, है ना। लेकिन ये कंट्रोवर्सी हम उसी पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो बच्चे TBP भी किए हैं, है ना, उसका भी आंसर सही है। इसने दोनों आंसर को सही दिया है, जहाँ TBP है उसको भी सही किया है, जहाँ स्क्वायर प्लेनर है उसको भी सही किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर TBP करके आया है तो आपका गलत कर दिया, अगर आपने स्क्वायर प्लेनर करके आया है तो आपने गलत कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में आप स्क्वायर प्लेनर करेंगे वो भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम एक चीज आपको बताएंगे, अगर वो कहेगा कि फाइनल प्रोडक्ट, जैसा क्वेश्चन में हम वापस से देखेंगे कि उसने लिख दिया है कि बेसिक कंडीशन में जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं रिजल्ट्स इन 2 प्रोडक्ट्स, तो 2 प्रोडक्ट्स तभी हो सकता है जब TBP होगा, क्योंकि एक अटैक यहां से होगा, है ना, और दूसरा अटैक कहां से होगा, बैक साइड से, यहां पर होगा, ठीक है।
एक इस कोबाल्ट के फ्रंट साइड से अटैक होगा, एक कोबाल्ट के बैक साइड से अटैक होगा, तो यहाँ पर आपका दो ही प्रोडक्ट बनेगा और तभी हो सकता है जब टीबीपी रहेगा। लेकिन जैसे ये इस स्क्वायर पिरामिडल है ना, स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल जब रहेगा, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लो, इसको तो एम्प्टी है, तो ये इस तरह से पिरामिड बना हुआ है हर तरह से, तो स्क्वायर पिरामिडल में जब भी अटैक होगा, कहाँ अटैक होगा, सिर्फ इसी जगह में अटैक होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसमें जो है सिंपल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें प्रोडक्ट बनने का, ठीक है। लेकिन इस केस में इधर से अटैक किया सिस, इधर से अटैक किया तो ट्रांस बनेगा, है ना। तो सिस और ट्रांस दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट रिजल्ट कर रहा है, तो हमारा टीबीपी ही बन रहा है ना। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर आप आंसर कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो इस लिहाज से भी हम इसको टीबीपी करके रख सकते हैं, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, करेक्ट। लेकिन हो सकता है किसी बुक ने मेंशन कर दिया, यही तो सीएसआर की खूबसूरत है कि अगर किसी भी स्टैंडर्ड बुक ने अगर उसको मेंशन किया है तो आप उसका फोटो खींच के उनको भेज दीजिए, वो आपके आंसर को कंसीडर कर लेंगे। भले ही उस बुक को बाद में रिव्यू करके करेक्ट करेंगे, लेकिन उस टाइम में वो करेक्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे उसी को पढ़ करके एग्जाम लिखे हैं ना, तो बच्चे को हमेशा ध्यान में रखते हुए वो सारा चीज करता है। लेकिन हाँ, वही है कि आपको प्रूफ के साथ, मतलब उस बुक का स्क्रीनशॉट देने के साथ आपको भेजना होगा, है ना, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इससे सुंदर क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए क्या है, बताइए कैसे होगा, है ना। जब तक मैं बोर्ड मिटा लेता हूं, आप बताइए कैसे होगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ना। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ अलाउड ईपीआर लाइंस, मतलब हाइपर फाइन पूछ रहा है ना, फाइन लाइन नहीं पूछ रहा है। नंबर ऑफ अलाउड ईपीआर, अलाउड मतलब आपको लास्ट पॉसिबल तक ढूंढना है ना। अगर अलाउड नहीं रहता तो फाइन ईपीआर लाइंस हो जाता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये पूछ रहा है अलाउड ईपीआर लाइंस, मतलब ये आपको हाइपर फाइन लाइन पूछ रहा है ना। एक मेटल आयन है जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसका एक ए न्यूक्लियर स्पिन, मतलब एक एक न्यूक्लियाई है, उसमें एक ही न्यूक्लियाई है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके लिए पूछ रहा है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 7/2। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो आपको क्या कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, न्यूक्लियाई कितने हैं, 1 है, ठीक है। और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/2, ठीक है। तो ये इतना सारा वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा है हाइपर फाइन लाइन, है ना, नंबर ऑफ अलाउड, ठीक है। अगर फाइन लाइन पूछता और पूछता नंबर ऑफ फाइन लाइंस, है ना, इस स्पेक्ट्रम में कितने हैं, तो ये इक्वल टू हो जाता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब कितना हो जाता, 3 होता आपका आंसर, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है हाइपर फाइन, है ना, हाइपर फाइन लाइंस, टोटल हाइपर फाइन लाइंस कितने होंगे वो पूछा है। तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2ni+1। ये किसके लिए, n क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियाई, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 3, गुना यहाँ पर 2 है, इंटू न्यूक्लियाई कितना, 1, और उसका जो है आई का वैल्यू क्या है, 7/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर +1, 2 और 2 कट गया, 7 और 1 8 हो गया, तो 3 × 8 = 24 हमारा हाइपर फाइन लाइंस होगा। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे फिर देखेंगे। 8 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 24, है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, 24, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो इसको अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। आपका जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए, जो हम जिस तरह से बना रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए। इसमें अगर कहीं से भी डाउट है, कुछ भी है, तो फ्री टू कॉल मी, है ना। आप आराम से हमको कॉल कर सकते हैं। मेरे आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जो है आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है ना, उसमें आप कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। या किसी भी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले करके या फोटो खींच के उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप भी है, ठीक है। तो हम आपको व्हाट्सएप सॉल्यूशन भी देंगे, अगर आपको कोई किसी जगह में डाउट होता है तो फोटो खींच के आप भेज दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।